दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग गुरु। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है आपके पास हर एक एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेफिनेटली आपके पास यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। भले ही क्वेश्चंस अगर ना भी आए फिर भी इस टॉपिक का नॉलेज होना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बेसिक सा टॉपिक है जो कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का ये टॉपिक आप सभी देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, यानी कि मौद्रिक नीति के बारे में। हम आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होती है, किस तरीके से मौद्रिक नीति आपके पास इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मेजर्स हैं, क्या क्या इसमें होता है, सब कुछ आज हम बड़े ही अच्छे से इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और आज का ये जो लेक्चर है ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी का हम पार्ट 2 देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है आपके पास। अब मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी, एक चीज आपको बताना चाहूंगी जो आपको ऑलरेडी भी वैसे पता होगा कि देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में ना, मैंने आपको पहला जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ मनी क्या होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ मनी हमने देख लिया था। अब जो मनी है आपके पास किसी भी इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में मनी आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। और कैसे निभाती है, अब देखो, अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा है आपके पास, मान लीजिए इकोनॉमी में मनी जो है ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मनी है इकोनॉमी में, इट मीन्स लोगों के पास बहुत पैसा है। अब बहुत ज्यादा पैसा होगा लोगों के पास तो ऑब्वियसली क्या होगा, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा होगी, इंक्रीज हो जाएगी। परचेजिंग पावर का मतलब होता है चीजों को खरीदने की क्षमता, या फिर हम कह सकते हैं डिमांड। ठीक है, डिमांड उनकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी मतलब कि आपके पास ज्यादा पैसा है तो ऑब्वियसली आप ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे। अब ज्यादा डिमांड आपके पास हो गई इकोनॉमी में, तो आपको मैंने पहले भी कई सारे लेक्चर्स में बताया है कि जब डिमांड आपकी बढ़ती है तो इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइजेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लो हम किसी वस्तु की ज्यादा डिमांड करेंगे तो सामने वाले को पता है कि डिमांड तो इंक्रीज हो रही है, फिर वो क्या कर देगा, सामने वाला जो दुकानदार है या फिर इकोनॉमी में हम कह सकते हैं जो फर्म्स है, वो प्राइसेस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही ये प्राइसेस आपके धीरे धीरे इंक्रीज होने लगते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपके पास में मुद्रास्फीति, यानी कि जनरल राइज इन प्राइस लेवल्स। अब देखिए क्या हुआ, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई के ज्यादा होने की वजह से, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा होने की वजह से व्यक्तियों की परचेजिंग पावर बढ़ी, क्रय शक्ति बढ़ी, और परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण व्यक्तियों की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने के कारण यहाँ पे आपके प्राइसेस बढ़े, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति आ गई। और ये जो मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति है इकोनॉमी में के लिए आपको पता है कि अच्छी सिचुएशंस नहीं मानी जाती है। एक इकोनॉमी उस समय आपकी बेटर सिचुएशन में होगी जब इकोनॉमी नॉर्मल चलती है, ना तो इन्फ्लेशन है ना तो आपका डिफ्लेशन है। तो इस सिचुएशन को काबू पाने के लिए, यानी कि इसी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काबू पाने के लिए, अब ऑपोजिट हम देख सकते हैं कि मान लो अभी तो हमने बोला था कि इकोनॉमी में ज्यादा मनी सप्लाई है, कि ऑपोजिट में हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति कम है, तो क्या होगा, तो आपके पास में लोगों के पास में मनी कम होगा। ठीक है ना, पैसा कम होगा। अब पैसा कम होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो डिमांड है वो आपकी कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली जब डिमांड कम होती है तो इकोनॉमी में प्राइसेस कम होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि अब हम देखते हैं ना, सेल लगती है वस्तुओं की। ठीक है, कोई भी कमोडिटीज है, मान लो आप कपड़े परचेज करते हैं तो कपड़ों की सेल लगाई जाती है समटाइम्स। तो सेल किस लिए लगती है, क्योंकि आपके आपके पास में उन पर्टिकुलर वस्तुओं की वहां पे डिमांड नहीं है। ठीक है, तो डिमांड अगर नहीं होगी तो क्या किया जाएगा, कम प्राइसेस पे वस्तुओं को बेचा जाएगा। ठीक है, तो वहां पे अगर प्राइसेस कम होने लग गए तो इट मीन्स वो क्या हो गया, आपके पास डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी। ठीक है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन से बचने के लिए ही क्या किया जाता है, आपके पास में मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम क्या है। देखो अभी जो मैंने आपको बताया ना, यही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है कि इकोनॉमी में मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में रिजर्व बैंक, और हम कह सकते हैं सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट की जो कि आपकी किसी भी कंट्री की सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, उसके द्वारा ये पॉलिसी लाई जाती है। क्यों लाई जाती है, ताकि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके।
आपके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। यानी कि ना तो मुद्रा की पूर्ति आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, ना तो आपके पास में कम होनी चाहिए, वो आपके पास कहलाएगी मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ में मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, ये किसके द्वारा लाई जाती है? आरबीआई के द्वारा इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को लाया जाता है, यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है। अब गवर्नमेंट के द्वारा भी इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और इस मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करने के लिए काम किए जाते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट के द्वारा काम किए जाएंगे तो उस पॉलिसी को क्या कहा जाएगा? उस पॉलिसी को नाम दिया जाता है आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, ठीक है जी। इसको हिंदी में कहा जाता है राजकोषीय नीति। और आपकी जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको हिंदी में कहा जाता है मौद्रिक नीति। ध्यान रखना है, दोनों का काम आपके पास सेम है कि मुद्रा की आपूर्ति को और अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। लेकिन जब फिस्कल पॉलिसी की बात आएगी तो फिस्कल पॉलिसी में कंट्रोल किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रोल किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। अब चलिए थोड़ा सा इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक, यानी कि भारत में आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक है, द्वारा मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों और अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करने की नीति से है, ताकि मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास और रोजगार जैसे आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। सिंपल सी बात जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाई थी, यही चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है कि अर्थव्यवस्था में हमने क्या क्या काम करने हैं। अब देखो, ऑटोमेटिकली भले ही मैंने ये आर्थिक विकास एंड ऑल आपको नहीं बताया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में एक बैलेंस सिचुएशन है, ना तो ज्यादा आपके पास में एक्सेस मनी सप्लाई है, ना तो कम मनी सप्लाई है, तो ऑब्वियसली आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अपने आप ही पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एंड आगे हम बढ़े तो आगे हम देखेंगे आपके पास की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि उद्देश्य क्या है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के। वैसे तो मैंने जो आपको अभी तक समझाया, आपको इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड ऑल ये सारी चीजें बताई, आई होप आप सभी को वैसे तो समझ आ गया होगा। बट स्टिल किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं। अब देखिए, इस मॉनेटरी पॉलिसी को लाने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो है आपके पास प्राइस स्टेबिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपके मूल्य को स्थिर रखना है, मूल्य की स्थिरता, यानी कि ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए इकोनॉमी में और ना ही डिफ्लेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या था? जनरल राइज इन प्राइस लेवल, यानी कि कीमतों का बढ़ना, कीमतों में वृद्धि होना आपका इन्फ्लेशन था, और कीमतों में कमी होना आपके पास में डिफ्लेशन था। कीमतों में वृद्धि होगी तो भी आपके पास इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और कीमतें बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, ये मैं आपको समझा दूं पहले तो, कि अगर इन्फ्लेशन होता है ना, इकोनॉमी में प्राइसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं, अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वस्तुएं महंगी हो जाएगी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास में महंगी हो जाएगी, गुड्स आपकी महंगी हो जाएगी तो लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे और डिमांड लोगों की कम हो जाएगी, ठीक है। एंड इकोनॉमी में अगर आपके पास प्राइसेस घट रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस कम है वस्तुओं के, तो क्या होगा? इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि कम कम प्राइसेस पे वस्तुएं मिलेगी और उसकी जो डिमांड होगी वो ज्यादा हो जाएगी, डिमांड आपके पास में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम बताते हैं आपके पास, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 या 2 में ही बताया था कि इकोनॉमी में एक बैलेंस सिचुएशन वहां पे होती है जहां पे डिमांड बराबर सप्लाई के हो, और अगर ये सिचुएशन आपकी फुलफिल नहीं होगी तो इसका मतलब इकोनॉमी आपके पास में बैलेंस्ड नहीं रहेगी। इकोनॉमी को बैलेंस बनाने के लिए डिमांड का सप्लाई के बराबर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्राइसेस के इंक्रीज होने से, यानी कि इन्फ्लेशन होने से डिमांड आपकी कैसी होती है? घट जाती है, और प्राइसेस के कम होने से, यानी कि डिफ्लेशन होने से डिमांड आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये मेजर रीजन है आपके पास, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपके पास में, ये देखिए बाकी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना, ये इससे कोरिलेट करते हैं इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। अब देखिए, हमने सेकंड में लिखा है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ऑब्वियसली जब इकोनॉमी में सब कुछ सही चल रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, सारी चीजें अपने आप ग्रो करेगी जब आपके पास डिमांड सही तरीके से चल रही है। अब यहाँ पे देखिए, इकोनॉमी में एक्चुअली में होता क्या है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होता है आपका? पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम कब बढ़ती है आपके पास में? आप देखो डिमांड का किस तरीके से संबंध है इसके साथ। मान लो एक इकोनॉमी है, वहां पे जो डिमांड है लोगों की वो बहुत घट जाती है, ठीक है। डिमांड लोगों की बहुत घट गई, इसका मतलब लोग मांग नहीं कर रहे हैं वस्तु की। अब क्या होगा? सामने से अब जिस चीज की डिमांड ही नहीं होगी, जब मान लो ना एक जूते बनाने वाली कंपनी है और हम उसके शूज की डिमांड ही नहीं करेंगे, अब क्या होगा? वो शू बनाने वाली कंपनी क्या कर देगी? सप्लाई को कम कर देगी ना,
सप्लाई को ऑब्वियसली घटा देगी, वो उस वस्तु का उत्पादन करना बंद कर देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही है। अब अगर सप्लाई कम हो गई तो इट मीन्स क्या हो गया, जिस फर्म में उस वस्तु को बनाया जा रहा था वहां पे इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट के कम होने से क्या होगा, अब देखो पहले तो कंपनी शू बना रही थी, ठीक है, उस समय वहां पे लोग काम कर रहे थे, लोगों को रोजगार मिला था, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब उन्होंने सप्लाई को कम कर दिया, तो इसका मतलब जो लोग वहां पे काम कर रहे थे उनको काम से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, उनके पास में अब एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनके पास पैसा नहीं होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, इट मीन्स लोगों की इनकम आपकी कम हो जाएगी। इनकम कम होती है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो साइकिल चला है किसकी वजह से, डिमांड के कम होने की वजह से अगेन आपकी डिमांड इनकम आपकी कम हो गई। तो अब देखिए, जब लोगों को काम से निकाल दिया गया, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो तब होता जब यहाँ पे लोगों की डिमांड बढ़ती, डिमांड बढ़ने से अच्छी अच्छी नई नई कंपनियां लगती, कंपनियों के लगने से नए नए लोगों को रोजगार मिलता, एंड रोजगार के मिलने से उनकी इनकम जनरेट होती। और आपको पता है कि एक व्यक्ति की इनकम सिर्फ उसकी पर्सनल इनकम नहीं है, बल्कि पूरे समाज की इनकम में, ये आपका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, हमने नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको चीजें बड़े ही अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रभावित होता है वो चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपके पास मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यानी कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी यहाँ पे होती है। और एक्सचेंज रेट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम अभी आगे आने वाले टाइम में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ध्यान क्या रखना है कि एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम होता है, एक्सचेंज रेट का मतलब है कि आपकी एक देश की करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले में कैसी है। ठीक है, अगर हमारे देश में प्राइसेस में इनस्टेबिलिटी है तो इसका मतलब आपकी एक्सचेंज रेट भी इनस्टेबल रहेंगे। ठीक है, इसमें भी आपके पास असंतुलन रहेगा। एंड उसके बाद में आता है आपके पास जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, मैंने आपको जस्ट अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि डिमांड के सही होने की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो डिमांड है ना जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, इसकी वजह से आपके पास एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ेगा। यहाँ हमने बोला कि डिमांड अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, डिमांड अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, नई नई इंडस्ट्रीज लगेगी, और नई नई इंडस्ट्रीज लगने के कारण नए नए लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो इट मीन्स आपका क्या हो गया, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। एंड उसके बाद में है कंट्रोल साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस का मतलब ही आपके पास क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन वाली सिचुएशन, या फिर हम कह सकते हैं आपका बूम, रिसेशन एंड डिप्रेशन। ये तीन चीजें हैं आपके पास मेजरली जो हम पढ़ते हैं। वैसे तो इसमें चार पांच चीजें और भी है, बट स्टिल अभी हम थोड़ा सा सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको इसकी देंगे कि देखिए, जब भी इकोनॉमी में डिमांड बहुत कम हो जाए ना, तो उसको कहा जाता है मंदी की सिचुएशन, यानी कि रिसेशन और डिप्रेशन की सिचुएशन। ठीक है, मतलब एक है रिसेशन आपका जहां पे डिमांड आपकी घट रही है, लेकिन एक है डिप्रेशन आपका जहां पे डिमांड आपकी बहुत ज्यादा घट गई है। ठीक है ना, तो वो आपके पास में क्या होगा, डिप्रेशन की सिचुएशन होगी। और आपको पता है कि ये डिमांड क्यों घटती है, क्योंकि प्राइसेस में आपके पास चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने यहाँ ऊपर आपको समझाया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन ना आए, डिमांड में कमी और डिमांड में ज्यादा वृद्धि ना आए, इसके लिए आपकी मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, आपके पास प्राइसेस में स्टेबिलिटी लाना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचाना इकोनॉमी को, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से इकोनॉमी बचेगी तो इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस यानी कि आपके रिसेशन, डिप्रेशन, बूम आदि की सिचुएशन से इकोनॉमी बची रह सकती है। ठीक है, तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है आपके मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे के। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी, और प्रॉपरली आप लोग इसके नोट्स बनाइएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और जो चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है ना, स्पेशली इनको आप अपने नोट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। और भले ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डी लिखा है, एस लिखा है, आप इसको कंप्लीटली डिमांड लिख सकते हो, सप्लाई लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, इनोवेशन लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यू लिखा है तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है, बाकी की चीजें मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे कभी भी आपको चीजों में कंफ्यूजन नहीं होगा, और ना ही कभी आपको ये डाउट रहेगा कि क्यों क्यों आपके पास में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा आपके मॉनेटरी पॉलिसी के कारण। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई थिंक मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। अब आगे हम अगर बढ़े तो आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आएगा बेटा, डेफिनेटली आएगा कि आरबीआई जो है ना,
मॉनेटरी पॉलिसी लाती तो है, लेकिन कैसे, किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आपके जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाता है, क्या करती है आरबीआई, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करती होगी ना, तभी आपके पास में चेंजेस नहीं आते हैं आपके प्राइसेस में, ठीक है। मतलब कि प्राइसेस को चेंज होने से बचाने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो मेजर्स अपनाए जाएंगे। तो क्या मेजर्स अपनाए जाएंगे उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज हम ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़े ही अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा आप सभी को। ये देखिए, मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। कि कौन कौन सी टूल्स या कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स अपनाए जाते हैं, कौन कौन से कदम अपनाए जाते हैं आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जब इंप्लीमेंट की जाती है बेटा, तो उसके अंदर आपके पास दो टूल्स अपनाए जाते हैं, दो मेजर्स आती है आरबीआई। कौन कौन से मेजर्स है? एक को कहा जाता है क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक को कहा जाता है क्वालिटेटिव मेजर्स। पहले तो आपने मीनिंग समझना है कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है और क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, ठीक है। अगर इन जनरल टर्म में आपको समझाऊं, तो क्वांटिटी का मतलब आपको पता होगा, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। मात्रा, सॉरी, मात्रा, ठीक है। और अगर हम क्वांटिटेटिव बोले, तो क्वांटिटेटिव को हम कहेंगे सिंपली मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक उपाय, ठीक है। और क्वालिटी का मतलब होता है क्या? क्वालिटी मतलब हम बोलते हैं ना कि इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, ठीक है, किसी पर्सन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, तो इट मीन्स उसका मतलब है गुण, गुणात्मक, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड वाली चीज मैंने लिखी है क्वालिटेटिव मेजर्स, इसको हम कहेंगे हिंदी में गुणात्मक उपाय, ठीक है। अब जब हम मात्रात्मक उपाय की बात कर रहे हैं, तो हम नंबर्स में चेंज लाने की बात करेंगे, किसी चीज की मात्रा को चेंज करने की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्टली आपकी मात्रा चेंज नहीं होगी, बल्कि कोई अदर मेजर्स अपना के किसी ना किसी तरीके से कोई, हम कह सकते हैं क्वालिटी में चेंज लाने की कोशिश की जाएगी, डायरेक्ट वहां पे मात्रा चेंज नहीं होगी, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने क्वांटिटेटिव मेजर्स को देखेंगे। क्वालिटेटिव मेजर्स का जो लेक्चर है वो आपको जस्ट इसके बाद ही आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आपको क्वालिटेटिव मेजर्स का अच्छे से आइडिया हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन मात्रात्मक उपायों में आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है। ये देखिए, यहाँ आपके पास अच्छे से विजिबल होगा कि क्वांटिटेटिव मेजर्स यानी कि जनरल टूल्स। अब देखो ना, जब भी क्या होता है इकोनॉमी में, क्या होता है, आपके पास मनी सप्लाई चेंज होती है, यानी कि आपकी मनी सप्लाई कम होती है या ज्यादा होती है, तो आरबीआई के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनमें चेंज लाया जाता है, ठीक है। और इन्हीं रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आना ही हमारे पास में क्वांटिटेटिव मेजर कहलाता है, ठीक है ना। मतलब आपका क्या है, देखो, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है। फिलहाल मैं आपको समझा दूं कि एक बात आपने अच्छे से कान खोल के ध्यान से सुनना है कि आरबीआई ना इन रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज लाएगी। अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज लाने का क्या मतलब हुआ? हम क्या बोल रहे हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर अपनाए जाएंगे, किस लिए? ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल किया जा सके। अब मान लीजिए इकोनॉमी में अधिक मनी सप्लाई है, ठीक है, एक्सेस मनी सप्लाई है, अधिक या फिर एक्सेस, एक्सेस मनी है इकोनॉमी में, ठीक है ना। इसका मतलब लोगों के पास पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है लोगों के पास। अब ऑटोमेटिकली, अब आरबीआई क्या चाहेगी कि लोगों के पास जो पैसा है, एक्सेस पैसा है, उसको वापस लिया जाए, मतलब कि वो जो है आरबीआई के पास आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो एक्सेस मनी है इकोनॉमी में वो कम हो जाए, कंट्रोल की जा सके, ठीक है ना। अगर उस मनी को, एक्सेस मनी को कंट्रोल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, चाहे आपके बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, इन सब में वृद्धि करनी पड़ेगी, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस मनी सप्लाई है, तो जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे इनको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, इनमें वृद्धि की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। अब बढ़ाया क्यों जाएगा? अब देखो, हम बोलते हैं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में कम है, और मान लो मैं बैंक में गई, मुझको लोन चाहिए, ठीक है, मैं बैंक में गई, मुझको लोन चाहिए, अगर बैंक वाले मुझको बोलते हैं कि आपको जो 5 लाख का लोन है वो दिया जाएगा आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मैं क्या, मैं वो और एक जगह पे देखिए,
एक जगह पे हम क्या कहेंगे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है ना, तो हम क्या कहेंगे, मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, मुझको नहीं लेना लोन, ठीक है। लेकिन अगर, क्योंकि अब देखो, लोन मैंने बैंक से लिया तो मुझको रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा ना बैंक को, तो इसका मतलब 10% मैं नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। अब मान लो बैंक मुझको बोलता है कि 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपसे लेंगे, लेकिन लोन ले लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने की वजह से लोन को ज्यादा लूंगी। अब ज्यादा लोन मैंने लिया, किस वजह से ज्यादा लोन लिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, ठीक है। अब ज्यादा लोन मैंने लिया मतलब कि क्या हो गया, 5 लाख रुपए मेरे पास में आ गए, ठीक है। इट मीन्स इसमें क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या बताई थी, एक्सेस मनी सप्लाई, ठीक है। एक्सेस मनी सप्लाई, इकोनॉमी में पहले से ही बहुत पैसा है, अब बहुत पैसा है, ऊपर से हमने क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम घटा देंगे तब तो और भी ज्यादा पैसा आ जाएगा ना लोगों के पास, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होता है तो लोग ज्यादा लोन लेते हैं, ठीक है, ज्यादा लोन लेने के लायक हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको कम पैसा देना है एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब इस सिचुएशन में, एक्सेस मनी सप्लाई की सिचुएशन में, आरबीआई कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाने की गलती नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उस सिचुएशन में लोन लोगों के लिए सस्ते हो जाएंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाएगा तो अब क्या होगा, लोग जो है कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में जो ये एक्सेस मनी सप्लाई थी वो आपकी कम हो जाएगी, अब लोगों के पास में कम पैसा आएगा, ठीक है ना, लोग ज्यादा लोन नहीं ले पाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे जो एक्सेस मनी सप्लाई होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। दोनों ही चीजें मैंने आपको साथ में समझा दी है कि एक्सेस मनी सप्लाई होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और कम मनी सप्लाई होगी, ठीक है, कम होगी मनी की सप्लाई, कम होगी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें कमी लाई जाएगी, ठीक है, कमी लाई जाएगी, क्यों कमी लाई जाएगी, ताकि एक्सेस जो ताकि ये जो कम मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो बढ़ जाए, इकोनॉमी में लोगों के पास ज्यादा पैसा जाए। तो इट मीन्स ये क्या कहलाएगा आपके पास में, ये दो चीजें हैं, दो बातें हैं, ध्यान रखना। ये मैंने आपको पहले ही इस वजह से समझाया है ना, ताकि आगे आपको ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता ना पड़े। जितने भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे गए हैं, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, अगर इकोनॉमी में एक्सेस मनी सप्लाई है तो इन सब के रेट को बढ़ाया जाएगा। और इकोनॉमी में अगर कम मनी सप्लाई है, मुद्रा की आपूर्ति कम है और हम चाहते हैं लोगों के पास मनी जाए, ज्यादा पैसा हो लोगों के पास, तो इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाएगा, ताकि लोगों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, ऑटोमेटिकली जो कम मनी सप्लाई थी वो आपके पास बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है आपकी क्वांटिटेटिव मेजर्स की है, ये मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे आपके बैंक रेट्स। अब इन रेट्स के अलावा भी ना एक और चीज होती है यहाँ पे, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, लेकिन एक चीज है उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर खुले बाजार की क्रियाएं, बड़े ध्यान से इसको समझना है आपने भी, ये चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फिलहाल हम अभी बैंक रेट्स, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एसएलआर क्या होते हैं, इन पे डिस्कशन करते हैं। आई होप आप सभी को ये तो चीज समझ में आ गई होगी कि एक्सेस मनी सप्लाई में रेट्स को बढ़ाया जाएगा और आपकी कम मनी सप्लाई में रेट्स को घटाया जाएगा। अब सिर्फ हमने डेफिनेशन देखनी है कि बैंक रेट क्या होता है, बाकी के रेट्स क्या होते हैं। अब देखिए, सिंपली मैं अगर आपको बताऊं, बैंक रेट यहाँ पे आप बाइलिंगुअली देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में देखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देखिएगा, पर ध्यान देना है आपने, अच्छे से समझना है इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, ठीक है। अगर हम बैंक रेट की बात करते हैं बेटा, ये देखो, बैंक रेट ना उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को यानी कि कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया जाता है, ठीक है, लोन दिया जाता है दीर्घकालीन, लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए लोन दिया जाएगा, ठीक है, और ऐसा लोन दिया जाएगा जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाएगी, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी गिरवी के दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। अब देखो ना, ये जो सिक्योरिटी का मसला है ये क्या है आपका, ये मैं आपको थोड़ा सा अगर सरल भाषा में समझाऊं, मान लो ना सिक्योरिटीज क्या होती है, मान लो हम गोल्ड लोन लेते हैं, ठीक है, गोल्ड लोन हम लेते हैं, तो हमको वहां पे गोल्ड देना पड़ता है, ठीक है, इट मीन्स वो आपकी सिक्योरिटी हो गई कि भाई अगर आप बाद में लोन चुका भी नहीं पाए तो वो गोल्ड जो है
आपके बैंक के द्वारा रख लिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ लोग आपके किसान, हम कह सकते हैं किसान जो है केसीसी बनाते हैं। ठीक है, केसीसी बनाते हैं, ठीक है ना, जिसको लिमिट कहा जाता है। तो केसीसी अगर बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि अपनी जमीन को बैंक के पास गिरवी रखा जाएगा, और उस जमीन के बदले में बैंक आपको पैसा देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पैसा आप बाद में नहीं चुका पाते हैं, बैंक से लिया गया लोन आप चुका नहीं पाते हैं, तो बैंक क्या करता है कि आपके जो जमीन होगा उस पे बैंक का कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन सरल भाषा में है। अब बैंक रेट क्या है? बैंक रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखो यहाँ पे तो हमने केसीसी तो किसने लिया? किसान ने लिया। ठीक है, लेकिन ऐसे ही हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लेते हैं कमर्शियल बैंक से लोन। ठीक है, जो आपके बैंक्स होते हैं जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, कोई दूसरे बैंक से हम वहां से लोन लेते हैं। लेकिन जो बैंक्स होते हैं वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बहुत सारे अदर बैंक्स है, ये आपकी कहाँ से लोन लेंगे? अगर इनको पैसों की कमी पड़ जाएगी, ये लोन लेंगे आरबीआई से। ठीक है, अब बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जहां पे आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को लोन दिया जाता है बिना किसी गिरवी रखे हुए। मतलब आरबीआई के पास ना वाणिज्यिक बैंकों को कोई चीज रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कि जैसे हमने रखा, जमीन रखी, गोल्ड रखा, इनको कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कि कुछ चीज इन्होंने नहीं रखी लेकिन लॉन्ग रन लोन दिया। ठीक है, इट मीन्स इसमें सिंपल सी डेफिनेशन है, ये मैं आपको लॉन्ग रन और आपका ये बिना किसी गिरवी वाला सिस्टम क्यों समझा रही हूँ, विदाउट एनी सिक्योरिटीज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे हम रेपो रेट पढ़ेंगे, उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो ध्यान रखना आपने कि बैंक रेट होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को लोन दिया जाएगा बिना किसी गिरवी के, और साथ ही साथ में ये आपका लॉन्ग रन लोन कहलाएगा। ठीक है, लॉन्ग रन के लिए, लंबे समय के लिए ये लोन आपका दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लो मैंने किसी से पैसा लिया ना, तो मुझको लोन एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पैसा चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही जब आरबीआई बैंकों को लोन देगा तो बैंकों को भी कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अब मुफ्त में ऐसे ही तो नहीं देगा आरबीआई भी लोन। ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाणिज्यिक बैंकों को भी चुकाना पड़ेगा। तो इट मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाया जाएगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाया जाएगा उसको कहा जाएगा बैंक रेट। ठीक है, ध्यान रखना है, बैंक रेट आपके पास में क्या होता है, बैंक रेट आपका लॉन्ग रन के लिए दिया जाता है, यानी कि बैंक रेट जो है वो दर है जिसपे लॉन्ग रन के लिए लोन दिया जाता है। ठीक है, और बिना किसी गिरवी रखे हुए। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि बैंक रेट आपका क्या है। अब सिंपल सी बात, जो ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है ना नीचे, इसका मतलब क्या है आपका? इसका वही मतलब है जो मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर इकोनॉमी में मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा है तो बैंक रेट को बढ़ाया जाएगा ताकि लोन जो है कम दिया जाए वाणिज्यिक बैंकों को। अब वाणिज्यिक बैंकों के अपने पास कम पैसा आएगा। ठीक है, यहाँ देखो, वाणिज्यिक बैंकों के अपने पास कम पैसा आएगा तो वो आगे लोगों को भी कम ही पैसा लोन दे पाएगी। ठीक है, लोगों को कम पैसा लोन देगी तो इसका मतलब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यदि आरबीआई बैंक रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए उधार महंगा हो जाएगा। यस, बिल्कुल महंगा हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में ऋण वितरण कम होगा। ठीक है, यानी कि आगे लोगों को ये कम लोन दे पाएंगे और महंगाई नियंत्रण में रहेगी। ठीक है, और आपके पास इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल होगा, जो एक्सेस मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी। और अगर आपके पास में इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, ठीक है, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, तो क्या होगा? बैंक रेट को घटाया जाएगा, और बैंक रेट अगर घटेगा तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे आरबीआई से। अब ज्यादा लोन लेंगे तो इसका मतलब उनके पास, कमर्शियल बैंक के जब अपने पास ज्यादा पैसा होगा तो बैंक्स क्या करते हैं? अपना पैसा अपने पास तो नहीं रखते ना, वो भी लोगों को लोन देते हैं। तो लोगों के पास, लोगों को लोन देने के लिए उनके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या केस होगा? आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि बैंक रेट घटेगा। कब? जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है। ठीक है, और बढ़ेगा कम कब? जब आपके पास में इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, तो ये था आपके पास में बैंक रेट। एंड आगे हम बात करेंगे आपके पास में रेपो रेट की। अब रेपो रेट में आपको ज़्यादा इजीली समझा दूंगी क्योंकि आपको मैंने ये बैंक रेट अच्छे से समझा दिया है आई थिंक। अब देखिए, बैंक रेट मैंने बताया था ना कि आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया जाएगा बिना किसी गिरवी रखे हुए। ठीक है, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को कोई आवश्यकता नहीं है कोई चीज गिरवी रखने की, और लॉन्ग रन में लोन दिया जाएगा। लेकिन जब आरबीआई के द्वारा लोन दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स को प्रतिभूतियों के अगेंस्ट, यानी कि गिरवी रखने के
बाद लोन दिया जाएगा। मतलब कि अब इसमें क्या है, रेपो रेट में क्या होगा, रेपो रेट में कमर्शियल बैंक जो होंगे, कमर्शियल बैंक को कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, किसके पास में, आरबीआई के पास में, तब जाके लोन मिलेगा। ठीक है, अब गिरवी रखा इन्होंने कोई ना कोई चीज, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस समय बैंक आरबीआई ने लोन दिया, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाएगा आपका रेपो रेट। ठीक है जी, और ये आपके शॉर्ट रन के लिए होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें भी सेम सिचुएशन यही है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा ताकि मनी की सप्लाई बढ़ सके। और अगर आपके पास इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बढ़ जाएगा ताकि आपकी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कम किया जा सके। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले, वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है जिसमें प्रतिभूतियों को पुनः खरीदने का समझौता होता है। ठीक है, पुनः खरीदने का मतलब है कि दोबारा से परचेज करने का समझौता यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे डेफिनेशन ज्यादा आपके पास इसमें समझने वाली चीज नहीं है। अगर बैंक रेट आपको समझ आ गया तो रेपो रेट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि एक में आपका सिक्योरिटीज नहीं रखी जाती है, दूसरे में आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी जाती है गिरवी कमर्शियल बैंक्स के द्वारा आरबीआई के पास में। ठीक है, और एक आपके पास में लॉन्ग रन के लिए होता है और दूसरा आपके पास में शॉर्ट रन के लिए होता है। अब देखिए आगे है आपके पास में रिवर्स रेपो रेट, और जो रिवर्स रेपो रेट है ये क्या है। अब ये चीज आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा ना कि अभी इंडिया में कितना रेपो रेट चल रहा है, कितना रिवर्स रेपो रेट चल रहा है। ये चीज भी मैं आपको इसी लेक्चर के एंड में बताने वाली हूँ कि कितना अभी की डेट में, आज की डेट में आपके पास कितनी ये रेट्स आपके कितने चल रहे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा रिवर्स रेपो रेट की, तो अब देखो ना, रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, और रेपो रेट का क्या मतलब है, सिंपली जो रेपो रेट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब पहले तो कमर्शियल बैंक ने लोन लिया था आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई से। अब मान लो आरबीआई जो है पैसा लेती है कमर्शियल बैंक से। ठीक है, आरबीआई पैसा ले रही है कमर्शियल बैंक से। ठीक है ना, अब पैसा लिया तो इसका मतलब कोई ना कोई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को चुकाया जाएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा हमारा रिवर्स रेपो रेट। सिंपल सी बात है कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेंगे तब तो आपका रेपो रेट होगा। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है, पैसा ले रहा है, तो इट मीन वो आपका क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। अब देखिए, रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर और पुनः खरीदने के समझौते के साथ धन उधार लेता है। यानी कि ये भी आपके अगेंस्ट होगा, किसके अगेंस्ट, आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट होगा। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो आरबीआई है ना, आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज रखता है किसके पास में, कमर्शियल बैंक के पास में। ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास में, और उस समय जो कमर्शियल बैंक पैसा देगा आरबीआई को, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा दिया जाएगा वो कहलाएगा आपका रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इसमें भी आपका वही सिचुएशन है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास में बहुत पैसा ही पैसा है। तो अब हम क्या चाहेंगे, लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा होगा ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। अब हम चाहेंगे कि लोगों का ये पैसा थोड़ा कम हो जाए। अब ये पैसा हमको कम करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इन रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को हम इंक्रीज कर देंगे। और अगर लोगों के पास में पैसा कम है तो हम क्या चाहेंगे कि आपका जो ये रेट्स होंगे वो आपके कम कर दिए जाएंगे ताकि लोग इजीली लोन ले सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास में कैश रिजर्व रेशो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास आती है, सीआरआर एंड एसएलआर की कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा कि ये क्या होता है ना, सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशो। आपके पास में जितने भी कमर्शियल बैंक्स है ना, ये मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स है हमारे, यानी कि वाणिज्यिक बैंक है, सभी वाणिज्यिक बैंक जितने भी होंगे, आपके जो कमर्शियल बैंक्स होंगे उनको अपने पैसे का, मतलब जितना टोटल उनके पास मनी है उसका कुछ परसेंटेज, थोड़ा बहुत परसेंटेज आपका आरबीआई के पास में रखना पड़ता है। ठीक है, आरबीआई के पास में रखना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश रिजर्व, कैश रिजर्व। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, वो आपका क्या कहलाता है, कैश रिजर्व रेशो कहलाता है। मतलब आरबीआई के पास मतलब कि कमर्शियल बैंक के द्वारा अपनी टोटल अमाउंट ऑफ मनी जितना उनके पास होगा, उस अमाउंट ऑफ मनी का कुछ परसेंटेज उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ नगद। ठीक है, उसी को हम कहेंगे आपका नगद आरक्षित अनुपात। अब
ये भी क्या सिस्टम है, अगर ये नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर आपका बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि लोगों के पास यानी कि सॉरी आपके कमर्शियल बैंक के पास में कम पैसा बच गया। मान लो ना, सिंपल सी बात, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, मान लो आपके पास टोटल पैसे हैं 500 रुपए, ठीक है, और आपको नगद के रूप में रखने हैं, सॉरी 5,000 रुपए आपके पास टोटल पैसे हैं, ठीक है, टोटल रुपए हैं आपके पास में। तो 5,000 में से आपने कितना करना है, 1,000 रुपए रखना है आरबीआई के पास, ठीक है। 1,000 रुपए आपने आरबीआई के पास रख दिया। अब आपके अपने पास कितना बचा, 4,000 रुपए, ठीक है। अब ये 4,000 रुपए हैं जो आप लोगों को लोन दे सकते हैं, बैंक के लिए मैं बात कर रही हूँ। आप जो है 4,000 रुपए का ही इस्तेमाल कर पाएंगे बैंक लोगों को लोन देने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है और हम चाहते हैं कि लोगों के पास ज्यादा पैसा जाए। अब ज्यादा पैसा जाएगा तो आरबीआई क्या बोल देगा, आरबीआई बोल देगा कि कमर्शियल बैंक्स को कि भाई तू 1,000 रुपए रहने दे, तू मेरे पास में 500 ही दे दे, ठीक है, 500 ही दे दे। अब 500 देने पड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ पे बैंक्स के पास कितना बच गया, 4,500 रुपए आ गया, ठीक है। अब 500 रुपए आपके पास में ज्यादा आ गए जिसको आप लोगों को लोन दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, लोगों के पास में 500 रुपए ज्यादा जाएंगे, और 500 रुपए जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास में डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो कम मनी सप्लाई थी इकोनॉमी में वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर इकोनॉमी में एक्सेस मनी सप्लाई है, बहुत पैसा है इकोनॉमी में, तो क्या किया जाएगा, आरबीआई ये बोलेगा कि भाई 1,000 नहीं, तुम मेरे पास में 2,000 रखो, ठीक है, 2,000 रखो। 2,000 रखेंगे तो इसका मतलब इनके पास, कमर्शियल बैंक्स के पास कितना बचेगा, 4,000 पहले से था ना, तो इसका मतलब 2,000 ही बचेगा लोगों को देने के लिए। अब लोगों को 2,000 देंगे तो इसका मतलब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या किया जाएगा, जो भी सिस्टम हम ऊपर से पढ़ते आए हैं वही सिस्टम आपका यहाँ पे भी है कि इकोनॉमी में एक्सेस मनी सप्लाई है तो आपके ये जो रेट है इसको बढ़ा दिया जाएगा, और इकोनॉमी में कम मनी सप्लाई है और हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में लोगों के पास ज्यादा पैसा आए, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दिया जाएगा। समझ आया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की, एसएलआर, और इसको हिंदी में कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात। अब बेटा मैंने आप सभी को ऊपर बताया था कि सीआरआर होता है वो अमाउंट जो कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है, कैश रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास में जमा रखना पड़ता है। अब देखो एसएलआर क्या होता है, एसएलआर होता है कि कमर्शियल बैंक्स को ना अपनी टोटल पैसे का, टोटल जमा का कुछ प्रतिशत अपने पास रखना पड़ता है। अपने पास मतलब जैसे एसबीआई है ना, मान लो मैं आपको बोल दूं कि सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, मान लो एसबीआई है, इसके पास टोटल परिसंपत्ति या फिर टोटल अमाउंट पैसे का कितना है, 5 करोड़ रुपए है, ठीक है, 5 करोड़ रुपए है। अब कुछ पैसा तो 5 करोड़ में से कहाँ देना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज तो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका सीआरआर होगा। और कुछ परसेंटेज इसको अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने पास मतलब कि एसबीआई को अपने पास ही सेव रखना है वो, ठीक है। तो इट मीन्स वो क्या कहलाएगा, एसएलआर कहलाएगा। अब देखिए अगर ये अपने पास पैसा नहीं रखता है ना, क्यों रखा जाता है ये एसएलआर, पहले मेन चीज आप ये समझिएगा। अब एसबीआई है हमारा, 5 करोड़ रुपए इसने क्या कर दिए, 5 करोड़ इसके अपने पास है, थोड़ा बहुत पैसा आरबीआई के पास रख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसके पास बचते हैं 4.5 करोड़ रुपए, ठीक है। अब 4.5 करोड़ रुपए बैंक का पैसा कहाँ जाता है, लोगों के पास जाता है ना लोन के रूप में। हम बैंक में जाते हैं लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली वही तो आपका पैसा है, ठीक है, वही तो आपका बैंक का पैसा जाएगा। इट मीन्स अब मान लो इसने क्या कर दिया, 450 करोड़ रुपए सारे के सारे लोन दे दिए, ठीक है, सारे का सारा पैसा लोन दे दिया। अब बाद में इसको ये लोन वापस नहीं मिला तो क्या होगा, बैंक तो दिवालिया हो जाएगा ना, बैंक के पास तो खुद कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि एक निश्चित अनुपात, बैंक को स्टेबल रखने के लिए, अनसर्टेनिटीज अनिश्चितताओं से बचने के लिए कुछ पैसा इनके अपने पास में होना चाहिए, ठीक है, और उसी को हम क्या कहेंगे, उसी अमाउंट को एसएलआर कहा जाता है। और ध्यान रखना जितने भी मैंने अभी आपको रेट समझाए हैं ना, बैंक रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है, उनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज एसएलआर का होता है, ठीक है, एसएलआर का सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, ठीक है, क्योंकि अपने पास उनके ज्यादा पैसा होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि कोई भी अनिश्चितताएं, कोई भी अनसर्टेनिटीज आपकी फेस ना करनी पड़े। और अगर हम आज की डेट में बात करें, वैसे तो मैं आगे आपको बताने वाली थी, बस स्टिल थोड़ा सा बता दूं कि आज की डेट में ये 18% आपके पास चल रहा है आपका एसएलआर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको आगे समझा दूं, ये देखिए इसके अलावा ना एक और चीज है यहाँ पे, मैं आपको मेंशन करना भूल गई थी इसमें, उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट
ऑपरेशंस, ठीक है, यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है जी। अब देखिए, खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब क्या होता है ना, कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, यानी कि जो प्रतिभूतियां होती हैं, उनको बेचना और खरीदना, ठीक है, उनको बेचना और खरीदना। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, उनको कब बेचा जाएगा, ठीक है, बेचा जाएगा और आपका खरीदा जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदना और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचना ही आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। अब अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, मनी की सप्लाई अधिक है, ध्यान रखना, लोगों के पास बहुत पैसा है, तो आरबीआई क्या करता है, इन सिक्योरिटीज को क्या करेगा, बेचेगा, ठीक है, बेचा जाएगा। मतलब कि अगर मनी की सप्लाई अधिक है इकोनॉमी में, तो इन सिक्योरिटीज को आरबीआई के द्वारा बेचा जाएगा। और अगर बेचेंगे तो अब देखो, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है ना, अगर वो बेची जाएगी तो लोगों से पैसा लिया जाएगा ना, उसके बदले लोग जो है पैसा देंगे किसको, आरबीआई को, ठीक है, लोग पैसा देंगे किसको, आरबीआई को। इसका मतलब लोगों के अपने पास में तो सिर्फ सिक्योरिटीज आ गई ना। सिक्योरिटीज क्या है, जस्ट एक पीस ऑफ पेपर, ठीक है, यानी कि एक कागज का टुकड़ा है जिसमें आपके पास सारी जितने भी लॉ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखी गई है, किसी भी चीज की आपके पास जो भी, जिस भी बारे में आपकी सिक्योरिटीज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है, तो आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा। बेचने से क्या होगा कि लोग उनको खरीदेंगे, खरीदेंगे किसके बदले में, पैसों के बदले में, ठीक है, पैसों के बदले में खरीदेंगे। इट मीन्स ये जो पैसा है वो आरबीआई के पास आ गया और अब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो गई, ठीक है ना। आरबीआई के पास में जब पैसा आ गया तो इसका मतलब इकोनॉमी में तो कम पैसा बच गया, ठीक है। एंड अगर आपके पास ऑपोजिट हम देखें कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, ठीक है, मनी की सप्लाई कम है, तो अगर मनी की सप्लाई आपको बढ़ानी है तो क्या किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा इन सिक्योरिटीज को खरीदा जाएगा, ठीक है, खरीदा जाएगा। अब देखिए, आरबीआई अगर सिक्योरिटीज को खरीदेगी तो क्या देगी, लोगों को पैसा देगी, पैसे के बदले में खरीदेगी ना, पैसे के बदले में खरीदेगी। तो इसका मतलब क्या है कि सिक्योरिटीज आ गई आरबीआई के पास में, पैसा चला गया लोगों के पास में। अब इट मीन्स जो कम मनी सप्लाई थी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास में कहलाती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एंड आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम होगी तो आपकी सिक्योरिटीज को खरीदा जाएगा, एंड इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा, ताकि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बैलेंस रह सके, ठीक है। तो ये चीजें हमने आज की इस क्लास में देखी है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लीजिएगा एक बार, फिर हम आपको समझाएंगे कि अभी करंटली जून 2025 में आपके क्या रेट्स चल रहे हैं, ठीक है, आपके बैंक रेट्स कितना है, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका एक टेबल के थ्रू मैंने बताया है कि बैंक रेट क्या होता है आपका, आरबीआई द्वारा दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज देना, ठीक है, और ब्याज दर सॉरी, उसके बाद में आपका रेपो रेट क्या है, एंड उसके बाद में रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया है ऊपर वही सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। एंड आगे हम देखते हैं, अभी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ध्यान से देखना है इस चीज को। रेट्स इन जून 2025, जून 2025 के अकॉर्डिंग आपके कितने रेट्स चल रहे हैं अभी, जो भी मैंने अभी तक आपको रेट्स बताए हैं। अब देखिए, बैंक रेट है आपका अभी की डेट में 5.75%, ठीक है, और रेपो रेट आपका कितना है 5.50%, रिवर्स रेपो रेट आपका कितना है 3.35%, सीआरआर आपका कितना है, कैश रिजर्व रेशो 4%, एंड एसएलआर आपका कितना है 18% आपका एसएलआर चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीजें और होती है आपकी, वो भी मैं बता दूं, एमएसएफ हम बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हम बोलते हैं इसको, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और ये आपका कितना चल रहा है, ये भी आपका 5.75% चल रहा है। आगे जब हम डिटेल में लेक्चर्स देखेंगे उस टाइम मैं आपको इसकी डेफिनेशन एंड ऑल ये सब कुछ समझा दूंगी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है। और आपके पास में एक होता है आपका एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.25% आपका चल रहा है,
ठीक है, तो ध्यान रखना आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसको और भी ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट्स एंड आपकी ये दूसरी चीजें आपकी काम करती है। तो आई होप आप सभी को आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा है लेक्चर तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। जितने भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड होते हैं, हर एक वीडियो में की अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।